गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7 की संस्कृत की रुचिरा द्वितीय भाग से पाठ 4 पढ़ेंगे, जो है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। इसमें अव्यय का प्रयोग बहुतायत से किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें है क्या। जैसा आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि कुछ लोग मंच के ऊपर बैठे हैं, एक माइक के पास खड़ा हुआ है और कुछ लोग नीचे श्रोतागण बैठे हुए हैं। तो ये क्या है, एक कवि सम्मेलन का कार्यक्रम है जहाँ पर कवि अपनी कविताएं सुनाने आए हैं और श्रोतागण उन्हें प्रोत्साहित करने आए हैं। अब देखते हैं कि क्या है। विविध वेशभूषा धारण चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। विविध वेशभूषा धारण मतलब अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण करके, यानी अलग अलग तरह के कपड़े पहनकर, चत्वारः मतलब 4, बाल कवयः मतलब बाल कवि, मंचस्य मतलब मंच के, ऊपरी मतलब ऊपर, उपविष्टा मतलब बैठे, सन्ति माने हैं। कहाँ बैठे हैं? मंच के ऊपर बैठे हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। अधः मतलब नीचे, श्रोतारः मतलब श्रोतागण, हास्य कविता श्रवणाय मतलब हास्य कविता को सुनने के लिए, उत्सुकाः सन्ति यानी उत्सुक हैं, कोलाहलं च कुर्वन्ति और क्या कर रहे हैं? कोलाहल मतलब शोरगुल कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं संचालक। संचालक कौन होता है? कार्यक्रम का संचालन करने वाला, कि इस कार्यक्रम में क्या क्या होना है या क्या क्या आपको बताया जाएगा। अब देखिए संचालक क्या बताते हैं। अलम कोलाहलेन अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारं कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरन्धराः समागताः सन्ति। एहि करतल ध्वनिनां वयम एतशां स्वागतम कुर्मः। अलम कोलाहलेन मतलब सब शांत हो जाओ, यानी शोरगुल मत करो। अद्य परम हर्ष से आज बड़े ही हर्ष के अवसर पर, यत् अस्मिन हम इस कवि सम्मेलन में, काव्य हंतारम काव्य का नाश करने वाले, कालयापकाश्च और काल यानी समय को नष्ट करने वाले, भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधरा यानी हास्य कविता में पारंगत, समागता सन्ति ऐसे यहाँ पर कवि उपस्थित हैं। एहि करतल ध्वनि नाम वयम एतशाम स्वागतम कुर्मः। मैं इनका क्या करता हूँ? करतल ध्वनि यानी तालियों के आवाज से हम सब इनका स्वागत करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि काव्य हंतारम काव्य का नाश करने वाले कवि हैं, तो चूंकि ये जो पूरा पाठ है ये हास्य कविता पर आधारित है, हास्य कवियों पर आधारित है, इसलिए यहाँ का जो संचालन है वह भी हास्य तरीके से ही किया गया है ताकि लोगों को हंसी आए। इसीलिए कहा गया है कि कविता का नाश करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले। आगे देखिए गजाधर। अब उसमें से पहला जो कवि था, हास्य कवि, वो उठता है जिसका नाम गजाधर है। अब वो बोलता है, देखिए क्या कहता है। गजाधर सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सभी अरसिकेभ्यो यानी रस में आनंद न लेने वाले लोगों को मेरा नमस्कार है। ठीक है। प्रथम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम उद्देश्य स्वीकीय काव्यम श्राव्यामि। सबसे पहले मैं आज के आधुनिक वैद्यों को स्वीकार करते हुए उनके ऊपर कविता सुनाता हूँ। अब देखिए क्या सुनाता है वो। वैद्यराज नमस्तुभ्यम। वैद्यराज को मेरा नमस्कार है। यमराज सहोदर, यमराज के जो मित्र हैं, या कह रहे सहोदर माने भाई होता है, तो यमराज के जो भाई हैं। यमस्तु हरति प्राणान। यम क्या करते हैं? केवल यमराज क्या करते हैं? केवल प्राणों का हनन करते हैं, यानी प्राण हरते हैं। वैद्य प्राणान धनानि च। लेकिन जो वैद्य होते हैं वो प्राणों के साथ साथ धन का भी हनन करते हैं, यानी धन को भी हर लेते हैं। सर्वे उच्च हसंती। सभी क्या करते हैं? ऊंचे स्वर में हंसने लगते हैं।
अब कालांतक, दूसरा कवि उठता है जिसका नाम कालांतक है। कालांतक। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न मे मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। अरे वैद्य तो सर्वत्र है परंतु न ते मादृशा यानी मेरे जैसा कुशल जनसंख्या निवारण यानी जनसंख्या निवारण करने वाला कोई नहीं है। ममपि काव्यम इदम शृणुतुम भवता, मेरे भी काव्य को सुनिए। ठीक है। चिता प्रज्वलिता दृष्टोता, चिता को जलता हुआ देखकर वैद्यो विस्मयामगतः, मतलब वैद्य आश्चर्य में पड़ जाता है। एक वैद्य जो है जलती हुई चिता को देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। ना हम गतो ना मैं भ्राता, ना मैं गया ना मैं भ्राता, मैं यानी मेरा, भ्राता मतलब भाई, यहाँ पर भाई बताया थे यमराज को, तो ये कह रहा है कि ना मैं गया ना मेरा भाई गया। कस्येद हस्त लाघवम, यह किसके हाथों की सफाई है, अर्थात यह कार्य किसने किया। सर्वे पुनः हसंती, सभी फिर से हंसने लगते हैं। तुंदिला, अब तुंदिला नामक बाल कवि आता है। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवतरण, अपने तोन, दुंदस माना होता है तोन, अपनी तोन के ऊपर हाथ फेरता हुआ, अवतारने मतलब फेरता, हस्त माने हाथ, अपने तोन के ऊपर हाथ फेरता हुआ आता है। तुंदिलो अहम भो, मैं तुंदिल हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रुताम, मेरे भी काव्यों को सुनिए। जीवने धारताम च, और जीवन में धारण कीजिए। देखिए वो क्या कह रहा है। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दया कुरु, पराया धन प्राप्त करने में हे मूर्ख कभी भी, माँ माने मत, शरीरे दया कुरु, कभी भी शरीर पर दया नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब दूसरों का धन प्राप्त करने में, दूसरों का अन्न प्राप्त करने में कभी भी क्या करना, अपने शरीर पर दया नहीं करनी चाहिए। परान्नम दुर्लभम लोके, दूसरों का जो अन्न है बड़े ही दुर्लभता से इस लोके वाले संसार में मिलता है। शरीरानि पुनः पुनः, लेकिन जो शरीर है वो तो बार बार मिलता है। कहने का मतलब समझिएगा यहाँ पर कि ये हास्य कविता तो थी ही, तो वो ये बता रहे हैं कवि कि आपने देखा था कि वो क्या थे, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए आए थे। तो ये जो कवि थे ये कहना चाह रहे थे कि दूसरों का अन्न यानी दूसरों के द्वारा कमाया गया जो अन्न है, जो भोजन है, उसे प्राप्त करने में कभी भी है मूर्ख अपने शरीर पर दया नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब दूसरों का जो अन्न है उसे जम कर खाना चाहिए। कभी भी शरीर पर अपने दया नहीं करनी चाहिए कि पेट में दर्द होने लगा, इस तरह की कोई दया नहीं करना है। परान्नम दुर्लभम लोके, क्योंकि जो पराया अन्न है, दूसरों का भोजन है, बड़े ही मुश्किल से इस संसार में प्राप्त होता है। लेकिन जो शरीरानि पुनः पुनः, लेकिन जो ये शरीर है क्या होगा, मृत्यु होगी, फिर से शरीर मिलेगा, फिर से मृत्यु होगी, फिर से शरीर, मतलब बार बार आपको जीवन मिल सकता है, लेकिन आपको भोजन वो भी दूसरों का भोजन कभी नहीं मिल सकता। सर्वे पुनः अट्टाहस कुर्वन्ति, सभी फिर से अट्ठाहस करते अर्थात जोर जोर से हंसने लगते हैं। चावार्क, अब चावार्क नामक कवि आता है। आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण करना बिल्कुल ही उचित है, यानी सर्वथा उचित है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकम पदार्थम एवं भोक्तव्य, यदि धन नहीं है तब भी क्या करना चाहिए, ऋण करके यानी कर्ज करके पौष्टिक पदार्थों को भोगना चाहिए, अर्थात पौष्टिक पदार्थ खाने चाहिए। तथा कथयति चावर्क कवि, कहते हैं ये चावर्क कवि। अब देखिए क्या कह रहे हैं वो। या जजीवेत सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जीजिए, जब तक आप जीजिए यानी जब तक आप जीवित रहिए, सुखम जीवे, सुख से जिए, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्ज करके घी यानी घी आप जाने तरल पदार्थ घी को पीजिए। कहने का ये मतलब जब तक आप जीवित हैं तब तक सुख से जिए, जीवित रहिए, और आपके पास अगर पैसा नहीं है तो कर्ज करके घृतम पिबेत, घृतम पिबेत मतलब यहाँ पर घी पीने का मतलब हो गया
कि अच्छा भोजन ग्रहण कीजिए, पौष्टिक भोजन ग्रहण कीजिए, उसके लिए भले ही आपको कर्ज लेना पड़े। श्रोतारः, श्रोतागण बोलते हैं, तहेर ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, उस ऋण को, प्रत्यर्पण मतलब लौटाना, कथम यानी उस लिए हुए जो ऋण था यानी कर्ज था उसको लौटाने के लिए क्या करेंगे या उसको लौटाएंगे कैसे, कथम माने कैसे। चावर्क, अब चावर्क बोलता है, श्रोताम मम अवशिष्टम काव्यम, अरे मेरे बचे हुए काव्य को तो सुनिए, यानी उसने कहा कि अभी मैंने एक ही पंक्ति सुनाई है, मेरे आगे की पंक्ति तो सुनिए। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यपर्पेत जनः, घी पीकर श्रम करके यानी अच्छा पौष्टिक भोजन करके और परिश्रम करके उस ऋण को लौटा दीजिए। लोगों को क्या करना चाहिए, उस ऋण को वापस करना चाहिए। काव्य पाठ श्रवेण उत्प्रेरितः, काव्य पाठ श्रवेण उत्प्रेरितः एकः बालो को अपि आशु कवितां रचयति हासपूर्वकम च श्रावति। इस काव्य कविता को, इस काव्य जो पूरी कविताएं सुनाई गई उसे सुन करके एक बाल कवि यानी छोटा बालक जो कि आशु कवि माने होता है तुरंत कविता रचने वाला, उसी को आशु कवि, तो तुरंत एक कविता रचता है और बड़े ही प्रसन्नता के साथ उसे सुनाने के लिए कहता है। अब देखिए वो बालकः श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम, बालक बोलता है सुनिए सुनिए मेरी कविता को भी सुनिए। गजाधरः कविम चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम, गजाधर कवि और तुंदिलन भोज्य लोलुपम यानी भोजन के लालची तुंदिल कवि। कालांतकम तथा वैद्य चावर्कम च नमाम्यम, कालांतक और वैद्य चावर्क कवि को मेरा नमस्कार है। काव्यम त्रायित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति, उसके काव्य को सुनकर सभी हा हा की ध्वनि निकालकर हंसने लगते हैं। अन्य चापि हसन्ति, और भी सब जो थे वो भी हंसने लगते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, और सभी क्या करते हैं, अपने घर चले जाते हैं। तो आपने देखा कि इस कविता पाठ में आपको हास्य कविता कवियों द्वारा सुनाई गई और आपको हंसाया गया। आशा करते हैं कि आपको इन कविताओं को पढ़कर, इन जो श्लोक दिए हुए थे इनको पढ़कर आपको हंसी आई होगी और आपको पता चला होगा कि इस पूरे पाठ में है क्या।